Hello students, welcome to our next lecture of secretarial practices. Today we are going to learn question number 3 from chapter number 9. Question number 3 is explain the various constituents, it means components of depository system. See, the constituents of depository system. Constituent means components. All operations under the depository system is performed by the depository with the help of its constituents as explained below. See the different constituents of depository system. First is the depository itself. Second is depository participant known as DP. Third one is the beneficial owner known as BO and the issuer company. So there are four constituents or you can say four components of depository system. म्हणजे जी डिपॉझिटरी सिस्टम आपण म्हणतो ती सिस्टम आहे आणि त्या सिस्टमचे किती भाग आहेत? 4. देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम और ये जो 4 कंपोनेंट है वो एक साथ आके एक सिस्टम तैयार होती है और उसी सिस्टम को हम कहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम. वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है? The depository participant, the beneficial owner and fourth one is the issuer company. म्हणजे हे 4 कंपोनेंट्स आहेत आणि ह्या 4 कंपोनेंट्स मिळून एक सिस्टम तयार झालेली आहे आणि त्या सिस्टमला म्हटलं जातं डिपॉजिटरी सिस्टम. टुडे we have to learn about all these components in detail. आपल्याला आज हे जे 4 कंपोनेंट्स आहेत त्याचा डिटेल मध्ये अभ्यास करायचा आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपोनेंट, द डिपॉजिटरी. द डिपॉजिटरी first, it is an organization like the central bank where securities are held in electronic form at the investor's request. The depository is work like a bank. डिपॉजिटरी किसके जैसे काम करती है? बैंक जैसे. अभी क्या कहा है देखो, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सेंट्रल बैंक. जो डिपॉजिटरी रहती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है. किसकी तरह? सेंट्रल बैंक की तरह. अभी डिपॉजिटरी को बैंक जैसा बोला गया है, बराबर है, लेकिन डिपॉजिटरी बैंक नहीं है. उसको बैंक जैसा बोला गया है. क्यों? बैंक क्या करती है? हमारा पैसा, हमारा जो भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो पैसा संभालने का काम कौन करता है? बैंक करती है. और उसी तरह से हमारे जो सिक्योरिटीज है, मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इनको सिक्योरली, सेफली संभालने का काम कौन करता है? डिपॉजिटरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. म्हणजे आपल्या ज्या काही सिक्युरिटीज असतील त्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये सांभाळण्याचं काम कोण करत असतं? डिपॉजिटरी. म्हणजे बँक काय करते? आपले पैसे सिक्युअर्ड करून सांभाळून ठेवत असते. तर डिपॉजिटरी काय करते? आपल्या सिक्युरिटी सांभाळण्याचं काम करते. ओके, तो एक जगह पे बैंक हमारा पैसा संभालने का काम करती है, तो डिपॉजिटरी पैसा संभालने का काम नहीं करती, लेकिन हमारे सिक्योरिटी संभाल के रखने का काम करती है. और इसीलिए डिपॉजिटरी को क्या कहा गया है? एक तरह का बैंक बोला गया है. It also provide different services related to different transactions in such securities.
and depository provide different type of services to investor related to securities. सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो अलग अलग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने का काम डिपॉजिटरी करती है। इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये दो डिपॉजिटरी है, वहां पे हमारा सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर सिक्योरिटीज। So what is main responsibility of depository? The main responsibility of depository is to keep our securities, investor securities in safe custody. मतलब इन्वेस्टर का जितना भी सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ कस्टडी में संभाल के रखना, वो डिपॉजिटरी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, मेन काम रहेगा। आलं लक्षात? म्हणजे जी डिपॉजिटरी असते त्याचं मेन काम काय असणार आहे, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी काय असणार आहे, जबाबदारी काय असणार आहे, इन्व्हेस्टरच्या ज्या काही सिक्युरिटीज आहेत, शेअर्स असतील, डिबेंचर्स असतील, बॉन्ड्स असतील एटसेट्रा, त्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये सेफली, सुरक्षितपणे सांभाळून ठेवणे ही डिपॉजिटरीची महत्वाची रिस्पॉन्सिबिलिटी असणार आहे। देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी। देखो, इन्वेस्टर का सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल के रखने का काम डिपॉजिटरी करती है, लेकिन जो इन्वेस्टर रहते हैं उनको डायरेक्ट डिपॉजिटरी में एक्सेस नहीं मिलता। मतलब अगर मुझे मेरे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने हैं तो मैं डायरेक्ट डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं करूंगा, मुझे मिडलमैन की जरूरत पड़ेगी, और उस मिडलमैन को कहा जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और इसीलिए इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी में एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आया? आलं लक्षात? म्हणजे डिपॉजिटरी आपले जे शेअर्स आहेत ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये सांभाळून ठेवते, परंतु इन्व्हेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरीकडे आपले शेअर्स देऊ शकत नाही। मग त्यासाठी एक मिडलमनची गरज लागणार आहे, आणि डिपॉजिटरी आणि इन्व्हेस्टर यांच्यामध्ये जो मिडलमनचं काम करतो त्याला म्हटलं जातं डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट। It works as a link between the company and investor, and depository works as a link between company and investor. तो डिपॉजिटरी लिंक है किसके बीच में? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। मतलब मुझे अगर किसी कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने हैं तो मुझे कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं किसके पास जाऊंगा? डिपॉजिटरी के पास। लेकिन मैं डायरेक्ट जाऊंगा क्या? नहीं, मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके जो मिडलमैन है उसके थ्रू डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा और मैं मेरे कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां पे रख सकता। तो कंपनी और इन्वेस्टर इनको जोड़ने का काम कौन करता है? डिपॉजिटरी करता है। Next, the depository participant. It is the agent of depository. जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी में एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए मिडलमैन की जरूरत पड़ेगी। तो इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी में अपने शेयर्स रख सकता है। आलं लक्षात? म्हणजे इन्व्हेस्टरला जर आपले शेअर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये डिपॉझिटरीकडे ठेवायचे असतील तर त्यासाठी त्याला एका मिडलमनची गरज लागणार आहे, आणि तो मिडलमन म्हणजेच कोण असतं? डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट. सो डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट इज एन एजंट ऑफ डिपॉझिटरी. डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट हा कोणाचा एजंट असतो?
डिपॉझिटरीचा एजंट असतो. डीपी is registered under SEBI Act. It enjoys rights and obligations as specified under SEBI Depository and Participant Regulation of 1996. जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम करते हैं उनको शॉर्ट में डीपी कहा जाता है. उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. दे हैव टू रजिस्टर्ड विद सेबी. और जो सेबी एक्ट है, सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन ऑफ 1996, उसके तहत उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और वही लोग एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके काम कर सकते हैं. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो रहते हैं उनके कुछ राइट्स है, अधिकार है और उनके कुछ ऑब्लिगेशंस भी है. क्योंकि जब आपके पास कुछ अधिकार आते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, ऑब्लिगेशंस भी आते हैं. And all that rights and obligations are given in SEBI Depository and Participant Regulations of 1996. म्हणजे हे जे हा जो ऍक्ट आहे सेबी डिपॉझिटरी अँड पार्टिसिपंट रेग्युलेशन ऑफ 1996, ह्या ऍक्ट मध्ये डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंटचे कोणकोणते राईट्स असणार आहेत, त्याचे ऑब्लिगेशन्स काय काय असणार आहेत, त्याचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय काय असणार आहेत, हे सर्व दिलेलं आहे. It is an intermediary appointed by depository. It is an intermediary. Intermediary चा अर्थ होतो मिडलमन. ओके, तो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर इनके बीच में जो काम करता है उसे कहा जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डीपी एक्ट एज लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी अँड दी इन्व्हेस्टर. जसं आधीच मी सांगितलं की डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट हा मिडलमन असतो. तो कोणाच्या मध्ये काम करत असतो, डिपॉजिटरी आणि इन्व्हेस्टर. म्हणजे इन्व्हेस्टर आणि डिपॉजिटरी यांना जोडण्याचं काम कोण करतो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ओके, तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रहता है वो लिंक रहता है इसके बीच में, लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर. तो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर इनको जोड़ने का काम कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. नेक्स्ट इज इट डायरेक्टली डील विथ कस्टमर्स. इट सेंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियडिकली. और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रहता है वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है या ट्रांजैक्शन करता है. ओके, तो कस्टमर मतलब इन्वेस्टर, कस्टमर मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर, जिसके पास शेयर्स है, डिबेंचर्स है, वो हो गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए कस्टमर. तो जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ डीलिंग करेगा. याद रखो, इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी के साथ डीलिंग नहीं करेगा. वो किसके साथ डीलिंग करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ डीलिंग करेगा. आलं लक्षात. आणि जो डीपी असतो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो काय करतो, आपल्या ज्या अकाउंटच्या स्टेटमेंट असतील, अकाउंटच्या स्टेटमेंट म्हणजे आपल्या सिक्युरिटीजच्या ज्या स्टेटमेंट असतील की आपण महिन्याभरामध्ये कोणकोणते शेअर परचेस केले, कोणते शेअर्स आपण विकले, त्या सर्वांची जी स्टेटमेंट असते ती पिरियडिकली म्हणजे प्रत्येक महिन्याला किंवा प्रत्येक 3 महिन्यानंतर आपल्याला पाठवण्याचं काम कोण करत असतो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करत असतो. ओके, और यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, जब मुझे अगर अभी के स्थिति में अगर आपको शेयर परचेस करने हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. और वो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की जरूरत पड़ेगी. तो आप बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यहाँ पे काम करते हैं, उसमें से किसी के साथ भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं. और एक बार आप लोगों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किया तो बार बार वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये एक टाइम का काम रहता है. डीमैट अकाउंट ओपन करते समय आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करना पड़ता है. वो एक ही बार करना पड़ता है, बार बार करने की जरूरत नहीं होती.
नेक्स्ट, इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक, और इसका जो काम है वो किसके जैसे है, सिक्योरिटीज बैंक जैसे काम करता है, क्योंकि ये मिडलमैन है। और सिक्योरिटीज बैंक भी क्या करते हैं, वर्क एज लाइक अ मिडलमैन। इट फैसिलिटेट डीमटेरियलाइजेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ शेअर्स इन फिजिकल फॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। म्हणजे ज्यांच्याकडे फिजिकल फॉर्म मधले शेअर्स असतील, जुने शेअर जे असायचे ते फिजिकल फॉर्म मध्ये असायचे, म्हणजे पेपरवाले शेअर्स असायचे, जर ते तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचे असतील तर त्यासाठी तुम्हाला कोणाची मदत घ्यावी लागेल, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, तो अगर आपके पास पुराने शेयर्स है, मतलब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है, उसको अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं तो वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है आपको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एंड कन्वर्जन ऑफ shares in physical form into electronic form is called as dematerialization। उस प्रोसेस को कहा जाता है डीमटेरियलाइजेशन। नेक्स्ट, इट क्रेडिट सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ राइट इश्यू, बोनस इश्यू एटसेट्रा। क्रेडिट मतलब हमारे अकाउंट में ऐड हो जाना, डेबिट मतलब अकाउंट से माइनस होना, और क्रेडिट मतलब अकाउंट में ऐड होना। म्हणजे जेव्हा जेव्हा कंपनी आपल्याला राईट इश्यू देते किंवा कंपनी आपल्याला बोनस शेअर्स देते, तेव्हा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट ते जे शेअर्स आहेत ते आपल्या अकाउंटवर ऐड करते, त्याला म्हटलं जातं क्रेडिट करते। ओके, तो जब भी हम राइट शेयर परचेज करते हैं या कंपनी हमें बोनस शेयर्स देती है, तो वो सारे शेयर्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट करने का काम कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। It handles instant transfer of payouts like dividend, interest, etc. देखो, अगर हम लोगों ने शेयर परचेस किए हैं तो उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिलेगा, तो वो डिविडेंड हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट। आलं लक्षात? म्हणजे जर आपण शेअर परचेस केले असतील तर त्या शेअर्सवर काय मिळत असतं, आपल्याला कंपनीकडनं डिविडेंड मिळतं, आणि ते डिविडंड आपल्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करण्याचं काम कौन करतं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर आपके पास डिवेंचर है तो डिवेंचर के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, बराबर। तो कंपनी की तरफ से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली। ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्युरिटीज, म्हणजे आपण सिक्युरिटीज समजा परचेस केली किंवा सिक्युरिटीज सेल केली तर त्याला इलेक्ट्रॉनिकली सेटल करण्याचं काम कौन करतं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मतलब हम जितने भी बाइंग और सेलिंग के ट्रांजैक्शन करते हैं, सिक्योरिटीज के बाइंग और सेलिंग के जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली सेटल करने का काम कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। द डीपी मेंटेन्स अकाउंट ऑफ सिक्युरिटीज ऑफ ईच इन्व्हेस्टर। आणि डीपी काय करतो, त्याच्याकडे जेवढे इन्व्हेस्टरचे अकाउंट असतील ते मेंटेन करण्याचं काम करतो। अकाउंट मेंटेन करतो म्हणजे काय, की एखादा इन्व्हेस्टर आहे, त्याचे एकूण शेअर्स किती आहेत, कोणत्या कंपनीचे किती शेअर्स आहेत, त्यांनी कोणत्या डेटला किती शेअर परचेस केले, किती शेअर्स विकले, त्या सर्वांचा रेकॉर्ड ठेवण्याचं काम कौन करतं, डीपी। ओके, तो डीपी क्या करता है, उसके पास जितने भी कस्टमर है, कस्टमर मतलब इन्वेस्टर, उनके अकाउंट का पूरा मेंटेनेंस करने का काम, रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है, डीपी करता है, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। द डीपी हैज ए यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैंने कहा कि हर एक डीपी को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब डीपी रजिस्ट्रेशन करता है तब उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। आलं लक्षात? म्हणजे प्रत्येक डीपीला रजिस्ट्रेशन करावं लागतं आणि रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर
प्रत्येक डीपीला म्हणजे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटला एक युनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिला जातो। ओके, तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक मिडलमैन है और वो किसके बीच में रहता है, डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर, इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता है वो रहता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फॉलोइंग कैन वर्क एज अ डीपी। अभी डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन कौन हो सकता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एज ए डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके काम कर सकती है। बैंक, बैंक ऑल्सो वर्क एज अ डीपी, बैंक भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, वो एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके काम करते हैं। मतलब बैंक में भी आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अप्रूव्ड फॉरेन बैंक, अगर फॉरेन बैंक है और उसको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला है टू वर्क एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो वो भी एज ए डीपी करके काम कर सकती है। कस्टोडियन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑपरेशन ऑफ असेट्स एंड फंड, अगर कोई कस्टोडियन है जो कंपनी के असेट्स या फंड्स को देखने का काम करता है, तो वो भी एज ए डीपी करके काम कर सकता है। स्टॉक ब्रोकर कैन वर्क एज ए डीपी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैन ऑल्सो वर्क एज ए डीपी, NBFC non-banking financial company can also work as a DP, and register to an issue or share transfer agents can also work as a DP। तो इतने सारे लोग या इतने सारे पार्टी एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके काम कर सकते हैं। थर्ड वन इज द बेनिफिशियल ओनर, दैट इज BO। The beneficial owner is the investor of securities who has availed the services of depository participant। BO beneficially owner मतलब इन्वेस्टर, जिसने सिक्योरिटीज परचेस किया है। सिक्योरिटीज परचेस किया मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स परचेस किए, इसका मतलब उसने पैसा इन्वेस्ट किया। तो बेनिफिशियरी ओनर किसे कहा जाता है? ऐसा इन्वेस्टर जिसने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का सर्व्हिसेस लिया है। म्हणजे असा कोणताही इन्व्हेस्टर, उदाहरणार्थ मी समजा एखाद्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कडे माझं डीमॅट अकाउंट ओपन केलं, बरोबर, याचा अर्थ मी त्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट साठी कोण झालो? बेनिफिशियल ओनर। तो जो भी इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ या उसके पास डीमैट अकाउंट ओपन करता है उसे कहा जाएगा बेनिफिशियल ओनर मतलब इन्वेस्टर। BO is entitled to all right, benefits and is subject to all liabilities with respect to securities held by the depository। देखो, अगर मैं किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज परचेस करता हूँ, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा, तो वो सिक्योरिटीज संभालने का काम कौन करेगा? डिपॉजिटरी। लेकिन मैं वो किसके थ्रू डिपॉजिटरी में रखूंगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। तो मेरा डिपॉजिटरीज एक्चुअल में संभालने का काम डिपॉजिटरी करेगी, लेकिन भले मेरा सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास रहेगा, फिर भी उससे रिलेटेड जो भी राइट्स है या जो भी लायबिलिटीज है वो इन्वेस्टर के साथ ही रहेगी। लक्षात, म्हणजे जरी आपले शेअर्स त्या डिपॉजिटरी कडे असले तरी त्या शेअर्सच्या रिलेटेड जेवढे काही राइट्स असतील, जेवढे काही बेनिफिट्स असतील किंवा जेवढे काही लायबिलिटी असतील ते कोणाकडे असणार आहे? इन्व्हेस्टर कडेच असणार आहे, डिपॉजिटरी कडे असणार नाही। डिपॉजिटरी फक्त आपले शेअर्स, डिबेंचर सांभाळून ठेवण्याचं काम करते,
ओके, उसके पास किसी भी तरह के शेयर से रिलेटेड राइट्स नहीं रहेंगे। The benefit, the BO can also be called as client of depository and depository participant. तो जो BO रहता है वो रहता है इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए क्या माना जाएगा? क्लाइंट माना जाएगा, या उसको हम कस्टमर भी कह सकते हैं। फोर्थ, BO client is required to open and demat account with the DP for electronic holding of the security. आणि जो BO असतो, बेनिफिशियल ओनर, इन्व्हेस्टर, त्याला जर शेअर परचेस करायचे असतील किंवा सेल करायचे असतील तर त्यासाठी त्याला डीमॅट अकाउंटची गरज लागते, आणि ते डीमॅट अकाउंट तो कोणाकडे ओपन करू शकतो? डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट. BO has to pay charges to the DP for availing the services of DP. और सिंपल है, DP हमें अलग अलग तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए वो चार्जेस लेने वाला है, बराबर है। तो हम DP के पास जाके डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, DP हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करके देगा और उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगा। फ्री में करेगा क्या? नहीं, वो इन्वेस्टर से या अपने क्लाइंट से क्या लेने वाला है? चार्जेस लेने वाला है। BO is given a unique account number in which securities are held. आणि जेव्हा BO म्हणजे बेनिफिशियल ओनर म्हणजे इन्व्हेस्टर डीमॅट अकाउंट ओपन करतो, तेव्हा त्याला एक डीमॅट अकाउंट नंबर दिला जातो आणि तो युनिक असतो, आणि त्या अकाउंट मध्ये आपले सर्व शेअर्स, आपले सर्व डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये सिक्योरली ठेवण्याचं काम डिपॉजिटरी करत असते। ओके, तो जब भी इन्वेस्टर मतलब बेनिफिशियल ओनर डीमैट अकाउंट ओपन करता है, तब उसको एक डीमैट अकाउंट नंबर दिया जाता है, और उस अकाउंट में हमारे सारे जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करते हो तब आपको बैंक की तरफ से एक बैंक नंबर, अकाउंट नंबर दिया जाता है, और उस अकाउंट में आपके पैसे रखे जाते हैं। उसी तरह से BO जब अकाउंट ओपन करता है उसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है, उसको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा और उस अकाउंट में सारे सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाएगी। Next, the issuer company. It means the company which has issued the securities which are dematerialized. Issuer company मतलब कंपनी जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करती है, मतलब वो टाटा कंपनी हो सकती है, रिलायंस कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करती है। डीमटेरियलाइज मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नेक्स्ट, इट मस्ट रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी। और किसी भी कंपनी को लगता है कि हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उस कंपनी को डिपॉजिटरी के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो कंपनी अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू नाही कर सकत। आलं लक्षात? म्हणजे कोणत्याही कंपनीला जर वाटत असेल की आपले शेअर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये इशू झाले पाहिजेत, आपले डिबेंचर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये इशू झाले पाहिजेत, तर त्या कंपनीला डिपॉझिटरीकडे रजिस्ट्रेशन करावं लागेल। आणि आत्ताच्या काळामध्ये आपण फिजिकल फॉर्म मध्ये शेअर्स देऊ शकत नाही। प्रत्येक कंपनीला फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये शेअर्स द्यावे लागतात। So this is about components of depository system. Thank you.